आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइव टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के अंदर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जिन जिन चैप्टरों से आपके प्रैक्टिकल के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्न हम पहले ही देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं आपके विवा क्वेश्चन यानी कि मौखिक प्रश्न, जो कि आपके चैप्टर वाइज हम देखने वाले हैं। जिसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर आपका मानचित्र कला के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते हैं आगामी परीक्षा के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर, उन प्रश्नों को हम आज वीडियो में देख लें। ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आपके प्रैक्टिकल के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत ही अति लघुरात्मक प्रश्न है जिन्हें आप मौखिक प्रश्न भी कहते हैं। एग्जामिनर जो भी आपका प्रैक्टिकल लेने वाले टीचर आएंगे वो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, तथा यही प्रश्न आपके जब आप उसके अंदर प्रैक्टिकल करेंगे, जब आपसे शीट बनवाई जाएगी उसके अंदर ये प्रश्न आपको काफ़ी मददगार सिद्ध होंगे। इससे आपको नॉलेज बनेगी कि मानचित्र कला के अंदर किस किस प्रकार की शीट्स बनती हैं, किस प्रकार से बनाई जाती हैं। ये मौखिक प्रश्न आपके 8 अंक के आते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरे जो भी आपके 6 या 7 चैप्टर इसके अंदर दिए हैं आपके सिलेबस के अंदर, उन 6-7 चैप्टरों के एक एक बाय अलग अलग पार्ट में इनके जो भी आपके मौखिक प्रश्न बनते हैं वो धीरे धीरे करके देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो हम देख रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के अंदर आपके मानचित्र की परिभाषा, अध्ययन क्षेत्र एवं विकास से बनने वाले आपके मौखिक प्रश्न जो कि आपके प्रैक्टिकल के अंदर पूछे जा सकते हैं। रिटन एग्जाम के अंदर जो आपके प्रश्न बनते हैं सभी चैप्टर से, उसको हम देख चुके हैं। पहले ही वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आता है हमारे यहाँ पर, मानचित्र कला की संक्षिप्त परिभाषा क्या है। सिंपल सी परिभाषा है, मानचित्र आदि बनाने की कला एवं विज्ञान को ही मानचित्र कला कहते हैं। साधारण सा है, पहला प्रश्न ही महत्वपूर्ण है इसका। मानचित्र कला की परिभाषा पूछने की अधिकतर चांस है कि चैप्टर से ही प्रश्न पूछ ले, उस चैप्टर की परिभाषा ही पूछ ले, इसलिए ये सिंपल सा उत्तर था। आपको याद हो जाना चाहिए अभी कि मानचित्र आदि बनाने की कला एवं विज्ञान को ही मानचित्र कला कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र एक कला है अथवा विज्ञान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों, ठीक है, क्योंकि मानचित्र कला तथा विज्ञान दोनों है। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र कला को कला की श्रेणी में रखने का क्या कारण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि मानचित्र आरेख व आलेख आदि की प्रकृति में कला का पुट होता है। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र कला को एक विज्ञान क्यों कहते हैं। सीधा सा उत्तर है इसका, आसानी से समझिए। क्योंकि मानचित्र कलापूर्ण होने के साथ साथ निश्चित वैज्ञानिक नियमों के अनुसार बनाए जाते हैं, इसलिए मानचित्र को एक विज्ञान कहते हैं। सिंपल सा उत्तर था, आसानी से याद हो जाएगा। मानचित्र कला की विषय वस्तु क्या है। वैसे इसका बहुत डिटेल से उत्तर है समझने के लिए, लेकिन ये आपके मौखिक प्रश्न है तो इसका उत्तर भी बहुत छोटा सा है, यहाँ पर दिया हुआ है। उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी तल एवं तथ्यों के आरेखी निरूपण की समस्त विधियाँ जैसे मानचित्र, आरेख, आलेख, मन आरेख आदि मानचित्र कला की विषय वस्तु है। सिंपल सा उत्तर था कि पृथ्वी तल पर तथ्यों के आलेखीय निरूपण की समस्त विधियाँ, किसकी आलेखीय निरूपण की समस्त विधियाँ जैसे मानचित्र आलेख, आरेख, आलेख, मन आरेख आदि, ये सभी मानचित्र की विषय वस्तु हैं। क्या है विषय वस्तु मानचित्र की? कि पृथ्वी तल पर तथ्यों के आलेखीय निरूपण की समस्त विधियाँ जैसे कि मानचित्र, आरेख, आलेख और मन आरेख आदि मानचित्र की विषय वस्तुएं हैं। वैसे इसका डिटेल से है, किताब के अंदर जब कभी टाइम मिलेगा तो डिटेल से इसका चैप्टर लेके आएंगे और डिटेल से इसको पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक मानचित्र कला की कुछ प्रमुख विशेषताओं को आपको नाम यहाँ पर बताने हैं, जैसे कि भौगोलिक मानचित्र कला, सांख्यिकीय मानचित्र कला, थीमेटिक मानचित्र कला, वैज्ञानिक मानचित्र कला, समाचार पत्र पत्रिका संबंधी मानचित्र कला। ये आधुनिक कला की कुछ विशेष बातें थी जो आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सैद्धांतिक मानचित्र से आपका क्या अभिप्राय है। सैद्धांतिक मानचित्र किसे कहते हैं। वैसे ये प्रश्न आने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, आ सकता है। इसमें मानचित्र निर्माण व पुनरुत्पादन से संबंधित पक्षों के वर्तमान मानकों का मूल्यांकन एवं नवीन विधियों से उच्च मानकों का सृजन व अध्ययन होता है। बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, लेकिन आपको लैंग्वेज इसी प्रकार से याद करनी पड़ेगी, इसकी कोई और लैंग्वेज नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, अध्ययन के विचार से प्राचीन काल की मानचित्र कला को किन किन भागों में बांटा जा सकता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका पहला, प्राचीन आदिम मानचित्र कला, ग्रीक मानचित्र कला, रोमन मानचित्र कला,
चीनी मानचित्र कला तथा भारतीय मानचित्र कला। ये आपके प्राचीन काल के मानचित्र कला को विभिन्न विभिन्न विषय के क्षेत्र में बांटा है। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन आदिम मानचित्र कला के कुछ उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा मार्शल द्वीपवासियों के समुद्री चार्ट, एस्किमो आपकी जो जनजाति है उसके मानचित्र तथा एग्जेटिक मानचित्र इस कला के मानचित्र कला के प्रतिनिधि हैं। फिर कुछ उदाहरण हैं, कुछ थे मार्शल महाद्वीपवासियों के समुद्री चार्ट, एस्किमो मानचित्र और एग्जेटिक मानचित्र। ये इसके 3 कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, संसार में अब तक कितना प्राचीन मानचित्र प्राप्त हो सकता है या फिर हो सका है तथा यह कहाँ मिला था? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा अब तक प्राप्त प्राचीनतम मानचित्र की आयु 45,000 वर्ष आंकी गई है तथा यह मानचित्र बेबीलोन में 300 किलोमीटर उत्तर में गासूर नामक स्थान पर मिला था। अगला प्रश्न देखिए, कुछ प्रमुख प्राचीन यूनानी मानचित्रों के नाम बताइए। उत्तर हो जाएगा इसका आपका एग्निजीमेंडर, हेकेटियस, इराटोस्थेनीज, पोसिडोनियस, क्रेटस तथा क्लोडियस टोलेमी। ये इसके कुछ प्रमुख यूनानी मानचित्र थे। इनके आपको नाम जितने भी हो सकते हैं उतने याद रखिएगा। टीचर भी आपसे इन प्रश्नों को पूछ सकता है। अगला प्रश्न आपका जो महत्वपूर्ण बन सकता है वो है, किस यूनानी विद्वान को संसार का प्रथम मानचित्र निर्माता कहा जा सकता है और क्यों? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा यह श्रेय एग्निजीमेंडर को जाता है या फिर दिया जाता है क्योंकि उसने ही सर्वप्रथम ज्ञात संसार का मानचित्र बनाया था। प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि एग्निजीमेंडर ने किसका मानचित्र बनाया था? तो आपको याद रखना है कि संसार का मानचित्र बनाया था, वह भी सर्वप्रथम ज्ञात संसार का मानचित्र बनाया था। अगला प्रश्न आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, RS लेवल का प्रश्न है। सही बताऊं तो कि इराटोस्थेनीज का मानचित्र कला के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या था? अच्छा प्रश्न है। उत्तर देखिए, पृथ्वी की परिधि की गणना एवं अपने संसार वाले मानचित्र में अक्षांश देशांतर रेखाओं को प्रदर्शित करना। तो अब अगर आपसे प्रश्न पूछे कि संसार के मानचित्र में जो अक्षांश और देशांतर वो दर्शाई थी वो किसने दर्शाई थी, तो आपको याद रखना है इराटोस्थेनीज ने दर्शाई थी। याद रखना है, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मानचित्र के रूप में क्रेटस की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो इसका उत्तर हो जाएगा उसके द्वारा निर्मित पृथ्वी का ग्लोब। इससे एक चीज़ का पता चलता है कि पृथ्वी का ग्लोब किसने निर्माण किया, तो क्रेटस, ठीक है। और ग्लोब जिससे टेरा ऑस्ट्रेलियस महाद्वीप की विचारधारा का सूत्रपात हुआ। तो ये आपको याद रखनी है, क्रेटस प्रसिद्धि का क्या कारण था? यही कारण था कि उसके द्वारा निर्मित पृथ्वी का ग्लोब जिससे टेरा ऑस्ट्रेलियस महाद्वीप की विचारधारा का सूत्रपात हुआ। अगला प्रश्न आता आपका, क्लोडियस टोलेमी का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि उसका ज्योग्राफिया नामक ग्रंथ। अगर प्रश्न पूछे कि ज्योग्राफिया नामक ग्रंथ किसने लिखा, तो आपको याद रखना है क्लोडियस टोलेमी, ठीक है। तो इसका ज्योग्राफिया नामक ग्रंथ जिसमें मानचित्र कला के सैद्धांतिक नियम, ग्लोब रचना की तकनीकें, प्रक्षेप रचना के नियम, खगोलीय वेध लेने की विधियां समझाई गई थी तथा अनेक स्थानों के अक्षांश से देशांतर व बहुत से मानचित्र दिए गए थे। याद रखना है, क्लोडियस टोलेमी ज्योग्राफिया नामक ग्रंथ लिखा। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र कला के प्रति यूनानी व रोमन विद्वानों के दृष्टिकोण में क्या अंतर था? तो उत्तर हो जाएगा, यूनानी विद्वानों को मानचित्र कला के वैज्ञानिक एवं गणितीय पक्ष में रुचि थी। किनको? यूनानी विद्वानों को तो मानचित्र कला के वैज्ञानिक और गणितीय पक्ष में रुचि थी, जबकि जो रोमन मानचित्रकार थे उनकी प्रयोग की दृष्टि से उपयोगी मानचित्रों की रचना पर बल देते थे। यह आपको याद रखना है कि रोमन मानचित्रकार प्रयोग की दृष्टि से उपयोगी मानचित्रों की रचना पर ही बल देते थे, यानी जो उनके हिसाब से यानी जो चित्र उपयोगी हैं वो उन पर बल देते थे, जबकि जो आपके यूनानी विद्वान थे वो मानचित्र कला के वैज्ञानिक एवं गणितीय पक्ष में रुचि लेते थे। अगला प्रश्न देखिए, रोमन मानचित्र कला के कुछ उदाहरण दीजिए। तो इसके उत्तर देखिए, इसका दो हैं, एक तो रोमन ऑर्बिस टेरारम मानचित्र तथा दूसरा आपका प्यूटिंजर टेबल। ये दो हैं इसके नाम, याद रख लीजिएगा, याद रख सके हैं तो।
नहीं तो आई नो ये थोड़े अटपटे से नाम होते हैं, इतनी जल्दी आसानी से याद नहीं होते हैं। जब आप इनके ऊपर डिटेल से पढ़ते हैं तभी जाके याद होते हैं। डिटेल से इसके ऊपर आपके जो चैप्टर है मानचित्र वाला, इसको डिटेल से पढ़ेंगे कभी टाइम मिलेगा जब। पूर्व मध्यकालीन मानचित्र कला की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? अच्छा प्रश्न है, याद करने लायक है और परीक्षा में पूछे जा सकता है। सिंपल सा उत्तर है कि ईसाई धर्म ग्रंथों के उपदेशों तथा प्रचलित गाथाओं के अनुसार मानचित्रों की रचना करना इस कला की प्रमुख विशेषता है। प्रश्न था पूर्व मध्यकालीन मानचित्र कला की क्या विशेषता है? अच्छा प्रश्न है, मोस्ट लगा लीजिए, ठीक है, कि पूर्व मध्यकालीन मानचित्र कला की मुख्य विशेषता क्या है? तो ईसाई धर्म ग्रंथों के उपदेशों एवं प्रचलित गाथाओं के अनुसार मानचित्रों की रचना करना इस कला की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है पूर्व मध्यकाल के कुछ प्रतिनिधि मानचित्र बनाएं या फिर बतलाएं। तो जैसे आपका पहला है TNO मानचित्र, सेंट बिट्स का मानचित्र, हेयरफोर्ड का मानचित्र और एब्सटॉर्फ का मानचित्र। ये कुछ इसके 4 मानचित्र थे। ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा। सिंपल परिभाषाएं पूछी जाती हैं आपके मानचित्र से बनने वाली, जो कि आपको पहले जो दूसरा प्रश्न बताया था वो आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए बस। हाँ, ये थोड़ा प्रश्न अच्छा है कि उत्तर मध्यकाल में मानचित्र कला की प्रकृति के मुख्य कारण बताइए। अच्छा प्रश्न है भाई। यात्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान और यूनानी ग्रंथों की प्राप्ति तथा वैज्ञानिक उत्पत्ति। तो ये 3 आपको महत्वपूर्ण याद रखना है, यात्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान, यूनानी ग्रंथों की प्राप्ति और तीसरा आपका वैज्ञानिक उन्नति। अगला प्रश्न आता है हमारा पोर्टोलन चार्टों से आप क्या समझते हैं? अच्छा प्रश्न है। पोर्टोलन चार्ट के बारे में आपको इतना सा याद कर लेना है कि ये 13वीं शताब्दी में चुंबकीय सर्वेक्षण के अनुसार बनाए गए ये समुद्री चार्ट हैं। बस इतना ही इसको याद कर लीजिए, आगे आप याद नहीं कर पाएंगे। इतना इसको समझ लीजिएगा कि ये 13वीं, अगर पूछ ले कि पोर्टोलन चार्ट क्या है, सिंपल सा उत्तर देना है कि ये 13वीं शताब्दी के चुंबकीय सर्वेक्षण के अनुसार बनाए गए समुद्री चार्ट। अगर इतना भी बता देंगे कि हाँ समुद्री चार्ट है, कैसा चार्ट है? चुंबकीय क्षेत्र सर्वेक्षण के अनुसार बनाए गए चार्ट हैं। कौन सी सदी के? तो 13वीं शताब्दी के। अगला प्रश्न है मार्केटर का मानचित्र कला के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो मानचित्र कला को टोलेमी के प्रभाव से मुक्त करना, ये इसका सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपकी आगामी परीक्षा प्रैक्टिकल के लिए, जो भी प्रश्न बन सकते थे। और बात करते हैं आपके इनके लघुरात्मक प्रश्नों का, तो वो हमने अलग से डिटेल से सभी चैप्टर के एक साथ बना दिए हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत अधिक हैं। आपके मौखिक प्रश्न हर एक चैप्टर के अलग अलग बनाने हैं। तो 3-4 पार्टों में आपके 6-7 पार्ट हैं, इसके 6-7 चैप्टर हैं आपके, जो कि आपके प्रैक्टिकल के अंदर लगते हैं। उन्हीं से संबंधित आपके प्रश्न, मौखिक प्रश्न बनते हैं। तो 6-7 वीडियो में हम देख लेंगे। तो अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। बात करते हैं आपके लघुरात्मक प्रश्न, यानी कि आपके जो रिटन एग्जाम होगा उसके अंदर जो निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो लघुरात्मक प्रश्न हैं, जो बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे रिटन एग्जाम के अंदर, उसकी जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसके डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। चाहे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, वीडियो अच्छी लगी तो फिर एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।